वेलकम व्यूअर। आज हम बात करेंगे कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट के बारे में, जिसे हम गैस की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल गैस भी कहते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसा बना हुआ है और हम जो खाना वगैरह खाते हैं उसके साथ क्या होता है। जो भी हम फूड अपने माउथ में लेते हैं उसे हम च्यू करते हैं माउथ में और उसको एक फूड बोलस में कन्वर्ट कर देते हैं और हम अपने टंग की मदद से उसे पीछे धकेलते हैं गले की तरफ, जिस पोर्शन को हम फेरिंग्स कहते हैं। जो फूड अब फेरिंग्स में जाता है तो वो एक स्वेलिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। उस स्वेलिंग रिफ्लेक्स की वजह से जो है फूड जो है गले से फूड पाइप में पहुंच जाता है। फूड पाइप जो है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप होती है जो कि फेरिंग्स को स्टमक के साथ जोड़ती है। जो इसका अपर एंड होता है फूड पाइप का, वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये जो स्फिंक्टर होता है ये हमारे स्वेलिंग रिफ्लेक्स की वजह से रिलैक्स होता है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, बंद रहता है। तो जब स्वेलिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है तो ये रिलैक्स करेगा और फूड आपके फूड पाइप में चला जाएगा और ये फूड पाइप से जो है वो पेट की तरफ जाता है, चेस्ट के अक्रॉस। जो फूड पाइप है वो जो है आपका छाती से जब पेट में जाती है तो वो डायफ्राम से होके गुजरती है। वहाँ पे डायफ्राम में एक हाइटस होता है जिसे हम इसोफेजियल हाइटस कहते हैं, उसको क्रॉस करती है और वो पेट में चले जाती है और स्टमक में मिलती है। जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में भी एक और स्फिंक्टर होता है जिसे हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। वो तब रिलैक्स करता है जब फूड लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में। डायफ्राम एक बड़ी रेस्पिरेटरी मसल होती है जो चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में होती है और इनके सेपरेशन कॉज करती है और ब्रीदिंग में हेल्प करती है। अब जो फूड स्टमक में पहुंच जाता है वो फूड जो है गैस्ट्रिक एसिड, जो स्टमक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एंजाइम के साथ मिक्स होता है और फर्दर इसकी चर्निंग होती है और ये स्मॉलर पार्टिकल में टूटता है। अब ये जो फूड जो स्मॉलर पार्टिकल में टूट गया है उसे हम काइम कहते हैं और ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला। स्मॉल इंटेस्टाइन 25 फीट लॉन्ग ट्यूब है जिसके 3 पोर्शन होते हैं। जो इनिशियल पोर्शन होता है उसे हम डुडेनम कहते हैं। जो डुडेनम है वो लीवर से पित्त की पाइप निकलती है, लीवर और गॉल ब्लैडर से, वो भी डुडेनम में खुलती है जो कि फैट जो हमारे फूड में है उसके डाइजेशन में हेल्प करती है। और यहाँ पेंक्रियाज एक ऑर्गन होता है जिससे कि पेंक्रेटिक एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम भी जो है वो डुडेनम में आके खुलते हैं और वो खाने के डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत लंबी ट्यूब होती है, 25 फीट लॉन्ग ट्यूब होती है और वो फोल्डेड रहती है एब्डोमेन में, मल्टीपल फोल्ड में, और उसके जो पोर्शन होते हैं उसमें जेजुनम और एलियम जो है 2 पार्ट इसके होते हैं। प्रॉक्सिमल पोर्शन को जेजुनम कहते हैं और डिस्टल पोर्शन को आइलियम कहते हैं। इन पोर्शन में जो है फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है और जो फूड डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आइल्यूसिकल वाल्व के अक्रॉस जो है कोलोन में चला जाता है। कोलोन का जो इनिशियल पार्ट होता है उसे सिकम कहते हैं, उसके बाद उसका एक असेंडिंग पार्ट होता है जिसे हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं, और फिर एक ट्रांसवर्स पोर्शन होता है जिसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, और फिर डिसेंडिंग पार्ट होता है जिसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, और फिर सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम और एनएस होता है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। जो कोलोन होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो रिजाइड करते हैं, मिलियंस के नंबर में बैक्टीरिया होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में जो फर्मेंटेबल सब्सटेंसेस हैं उनको फर्मेंट करते हैं और उससे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट और गैसेस प्रोड्यूस होती है। तो कोलोन में एक बायोमास रहता है 500 से 800 ml का, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो कोलोनिक बैक्टीरिया या माइक्रोबायोटा जिसे हम कहते हैं और उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट रहते हैं। अब इस बायोमास में से 100 से 200 ml जो पर डे जो है वो एक्सक्रीट होता है फीसिस के रूप में NS के द्वारा। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल गैस के बारे में कि गैस इंटेस्टाइन में कहाँ से आती है। जब भी हम फूड स्वेलो करते हैं तो ईच स्वेलो के साथ हम 8 to 32 ml जो है गैस को स्वेलो करते हैं। जो अपर पोर्शन है हमारे इंटेस्टाइन का, जो स्टमक तक हम देखें तो ये हमारे में जो गैस होती है स्टमक में वो मेनली सॉलिड गैस होती है। स्टमक में नॉर्मली 10 to 20 ml गैस होती है और अगर स्टमक में गैस एक्सेसिव हो जाए तो वो स्टमक के फंडस को डिस्टेंशन करती है जिससे कि स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और ये जो है एक रिफ्लेक्स इनिशिएट करते हैं जिससे कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और गैस जो है वो स्टमक से फूड पाइप को एस्केप कर जाएगी। फिर अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और वो माउथ के थ्रू वापस आ जाएगी। इसे हम बेल्चिंग कहते हैं, इरेक्टेशन कहते हैं, और डकार आना जो हिंदी में है उसे कहते हैं
अगर स्टमक में एक्सेसिव गैस होती है तो वो यहाँ से एस्केप कर सकती हैं। नॉर्मली स्टमक में 10 to 20 ml के करीब गैस होती है और ये मेनली सॉलिड गैस होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो गैस होती है वो मेनली केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती है। जो स्टमक का गैस्ट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो पैंक्रियाज के बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स हो हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गैस होती है वो मेनली केमिकल रिएक्शन से बनती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 10 to 20 ml के करीब गैस होती है। इसके अलावा जो गैस है वो स्टमक में अगर एक्सेसिव गैस एस्केप करती है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, वो भी गैस हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मली जो बैक्टीरिया या माइक्रोबायोटा होता है वो लो अमाउंट में होता है, लेकिन अगर किसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया का नंबर जो है इंक्रीज़ कर सकता है और वहाँ पे आपको बैक्टीरिया जो है वो फूड को फर्मेंट करके ज़्यादा गैस बना सकता है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी कहते हैं। और ये कंडीशन तब हो सकती है जब आंतों की या तो ऑब्स्ट्रक्शन है या आंतों की मोटिलिटी स्लो है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट में या थायराइड के पेशेंट में हो सकता है। कोलोन में नॉर्मली 100 ml के करीब गैस होती है और ये गैस जो है मेनली अनडाइजेस्टेड फूड के जो मेटाबॉलिज्म होता है कोलोनिक माइक्रोबायोटा के द्वारा, उसके द्वारा बनती हैं। और जो एक्सेसिव गैस अगर जैसे आप ऐसा फूड खाते हैं जिसमें ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड है और फर्मेंटेबल फूड है, तो एक्सेसिव गैस अगर फॉर्मेशन होती है तो वो पर एनएस के थ्रू जो है वो एज फ्लैटस जो है वो पास होती है। तो अब हम जो है अगले वीडियोस जो हम बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि जो इंटेस्टाइनल गैस जो एक्सेसिव अगर हो गई है तो उसकी वजह से क्या क्या कंप्लेंट हो सकती है। जैसे कि अपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड जो कंप्लेंट हो सकती है वो एक्सेसिव बेल्चिंग या रिपीटेटिव बेल्चिंग और डकार आने की कंप्लेंट हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एक्सेसिव गैस बन रही है तो ब्लोटिंग या डिस्टेंशन की कंप्लेंट आपको हो सकती है। कोलोन में अगर एक्सेसिव गैस बन रही है आपके तो उससे भी आपको ब्लोटिंग, डिस्टेंशन और एक्सेसिव फ्लैटुलेंस की जो है दिक्कत हो सकती है। तो हर एक टॉपिक को हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।